गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर की क्लास में। आज के सेशन में बात करने वाले हैं 12 जून के लेटेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो एमसीक्यू के रूप में रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस। ये सेशन आपके आगे आने वाले एग्जाम एसएससी हो गया, रेलवे, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, बैंकिंग, ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स और आर्मी और स्टेट के अन्य एग्जाम के लिए करंट अफेयर का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेशन को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज का सेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रह सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। मंगोलिया में आयोजित हुआ था महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसके द्वारा जीता गया था? तो महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप की बात करें, जिसका आयोजन किया गया था मंगोलिया के उलन शहर में, जिसमें स्वर्ण पदक जीता है सविता श्री भास्कर के द्वारा। ये भारत की महिला शतरंज खिलाड़ी है सविता श्री भास्कर, उसके द्वारा ये खिताब जीता गया था। इसका आयोजन मंगोलिया के उलन बटोर में आयोजित किया गया था, महिला एशियाई शतरंज चैंपियनशिप 2026, जिसकी भारत की एक 19 वर्षीय इंटरनेशनल मास्टर है सविता श्री भास्कर, उसके द्वारा जीता गया था। और इन्होंने ट्राई ब्रेक मुकाबले में उज्बेकिस्तान की अफरूजा है उसको हराया है और स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इसी इस शतरंज चैंपियनशिप को जीतकर वह विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया गया है। ठीक है, 2027 फीडे महिला विश्व कप होने वाला है, उसके लिए इन्होंने सीधा क्वालिफाई कर लिया है स्वर्ण पदक जीतकर 19 वर्षीय सविता श्री भास्कर के द्वारा। इसमें कांस्य पदक जीता गया था चीन की महिला खिलाड़ी है जिसका नाम है सोंग युक्सिन, उसके द्वारा, और ये तीसरे स्थान पर रही थी 6.5 अंकों के साथ। इसके साथ बात करते हैं कार्तिकेन मुरली की। इन्होंने ओपन वर्ग में भारत की ओर सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया है। और मित्रबा गुहा, इनके बारे में बात करें तो इन्होंने मजबूत खेल दिखाते हुए छठे स्थान पर रही थी। और इन दोनों के द्वारा ही हाल ही में जो 2027 फीडे विश्व कप होने वाला है उसके लिए सीधा क्वालिफाई कर लिया है, इसके साथ साथ सविता श्री भास्कर के साथ, जो अभी हाल ही में स्वर्ण पदक विजेता है महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप में, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? मंगोलिया के उलन बटार में। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना इसको। अगला सवाल है, अमेरिकी सैन्य अकादमी द्वारा पीटर ब्रुक्स पुरस्कार और जनरल डगलस मैकअर्थ मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड, ये दोनों अवार्ड हैं जो अमेरिकी सैन्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। तो ये इस बार दिए गए हैं भारत के मेजर रहने वाले हैं प्रभात मिश्रा को, ये सम्मान दिए गए हैं, दोनों ही पुरस्कार सैन्य अकादमी, अमेरिकी सैन्य अकादमी है उसके द्वारा। ये अमेरिकी सेना के प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, जो यूएस आर्मी कमांडर एंड जनरल स्टाफ कॉलेज के द्वारा भारतीय सेना के मेजर प्रभात मिश्रा है उनको दिया गया है। कौन कौन से पुरस्कार? पहला है पीटर ब्रुक्स पुरस्कार और सेकंड है जनरल डगलस मैकअर्थ मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड। पीटर ब्रुक्स पुरस्कार की बात करें तो ये सम्मान उनकी उत्कृष्ट रिसर्च के कारण इनको दिया गया है, और ये 1948 के बाद ऐसे पहले भारतीय सैन्य अधिकारी बन गए हैं जिसको ये सम्मान दिया गया है, पीटर ब्रुक्स पुरस्कार। ठीक है, बात करें जनरल डगलस मैकअर्थ मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड के बारे में, तो ये सैन्य नेतृत्व लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनको ये नवाजा गया है पुरस्कार से, मेजर प्रशांत मिश्रा को। ये दोनों ही पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, इनके द्वारा अभी हाल ही में अमेरिका में सबसे प्रतिष्ठित मिलिट्री कॉलेज की पढ़ाई और रिसर्च के दौरान दुनिया भर से आए सैन्य अधिकारियों को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है, इसके द्वारा भारत के मेजर प्रभात मिश्रा को। इसी के कारण इनको ये दोनों अवार्ड दिए गए हैं। पीटर ब्रुक्स पुरस्कार के बारे में याद रखना, और जनरल डगलस मैकअर्थ मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड, इन दोनों को अवार्ड को याद रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला सवाल है, सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों का नियम किस राज्य सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया अभी हाल ही में? तो ये राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पहले ये निर्णय लिए गए थे कि 2 बच्चों से ज़्यादा जिसके भी बच्चे होंगे उसको सरकारी नौकरी से निष्कासित कर दिया जाएगा या उसको नहीं लिया जाएगा। तो उसी को अभी समाप्त कर दिया गया इस नियम को। ठीक है, सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों का नियम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में समाप्त कर दिया गया है। ये व्यवस्था 2001 के नियम के तहत की गई थी, जिसमें तत्कालीन विजय
दिग्विजय सिंह की सरकार थी उसमें, जिसने जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से यह नियम लागू किया गया था। ठीक है। कब? 26 जनवरी 2001 के बाद जो भी दो या दो से अधिक जीवित बच्चों वाले उम्मीदवार सरकारी नौकरी और विभागीय पदोन्नति प्रमोशन के लिए अयोग्य माने जाते थे। इस नियम को अभी समाप्त कर दिया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। ठीक है। बात करें प्रमुख सरकारी योजनाओं की जो अभी हाल ही में चल रही है गवर्नमेंट स्कीम्स, इसमें पहले आता है लाडली बहना योजना। इस योजना के अंतर्गत जो भी विवाह पात्र महिलाएं हैं उनको सीधे ही बैंक खाते में 1250 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी प्रति माह। अगला है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से एक चलाई जा रही है स्कीम मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। इसके तहत किसानों को वित्तीय सहायता दी जाएगी लगभग 5220 करोड़ रुपए की। एक बजट जारी हुआ था जिसके तहत किसानों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये किसके पूरक हो रहा है? पीएम किसान सम्मान निधि चल रही है, उसके पूरक राज्य सरकार के द्वारा ये योजना चालू की गई है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। ठीक है। तो इन दोनों योजनाओं को भी याद रखना है, और ये भी याद रखना कि दो बच्चों वाला नियम किस राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में समाप्त कर दिया गया है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु प्रोजेक्ट गंगा किस राज्य ने शुरू किया है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट को लेकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट गंगा। तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी योगी आदित्यनाथ के द्वारा, योगी जी के द्वारा हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। ठीक है। कब? 9 जून 2026 को इसकी शुरुआत की गई थी। बात करें इस गंगा का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। ठीक है, एडवांसमेंट ये इसकी फुल फॉर्म है, तो इसको याद रखना। प्रोजेक्ट गंगा कहाँ लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। बात करें इसके कनेक्टिविटी के लक्ष्य की, तो अगले 2-3 वर्षों में राज्य के लगभग 20 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जिसकी क्षमता रहेगी 1000 मेगापिक्सल की। बात करें ग्राम पंचायतों की, तो इसमें लगभग 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें रहेगी और 8,000 न्याय पंचायतें में इसको कनेक्टिविटी को जोड़ा जाएगा। ये परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार परिवर्तन आयोग और हिंदुजा समूह कंपनी है जिसका नाम है वन ओटीटी इंटरनेट लिमिटेड यानी OIL, उनके द्वारा बिना किसी लाभ या बिना किसी हानि के आधार पर यह चलाई जाएगी। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगला सवाल है, भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लेना क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत का पहला है AI हाइपर स्केल डेटा सेंटर जिसको शुरू किया गया है गुजरात राज्य में। ठीक है, ये गुजरात में स्थापित किया जा रहा है AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर। ये भारत का पहला रहने वाला है। ठीक है, ये गुजरात के जामनगर में इसको स्थापित किया जा रहा है, भारत का पहला AI हाइपर स्केल डेटा सेंटर। ये 10 जून 2026 को दिग्गज कंपनी है मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन दोनों के द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है गुजरात के जामनगर में। बात करें इसकी क्षमता की, तो इसकी शुरुआती क्षमता रहेगी 168 मेगावाट की, और ये पर्यावरण अनुकूल रहेगा क्योंकि ये पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर संचालित रहेगा, और इसकी कूलिंग सिस्टम के लिए खारे पानी का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, जिससे कि वहाँ के लोगों को मीठे पानी की व्यवस्था की जा सके और मीठे पानी का कमी नहीं आवे। ठीक है, तो एक और है AI डाटा सेंटर पार्क, कंफ्यूज मत होना। यह है AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर और यह है AI आधारित डाटा सेंटर पार्क। AI डाटा सेंटर पार्क की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसको याद रखना।
और एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर गुजरात के जामनगर में। तो कंफ्यूज मत होना इन दोनों में से, दोनों को अच्छे से याद रखना और राइट डाउन कर लेना इन दोनों को। अगला सवाल है, ईरान ने ऑपरेशन नासर किस देश के खिलाफ शुरू किया गया है? तो ये ईरान के ऑपरेशन नासर शुरू किया है इसराइल के विरुद्ध। ईरान ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है। जून 2026 में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोर ने इस सैन्य अभ्यास की आधिकारिक घोषणा की है। बात करें नासर शब्द की तो इसका अर्थ हो जाएगा विजय, और यह अभियान हाई हैदर करार कोड वाक्यांश के तहत इसको लॉन्च किया गया है। बात कर लेते हैं इन दोनों देशों के साथ भारत के क्या संबंध है। तो भारत और इसराइल के मध्य संबंध रक्षा और हथियार आपूर्ति को लेकर है, जिसमें इसराइल हमें बराक मिसाइल डिफेंस सिस्टम देता है, हेरा ड्रोन देता है और तकनीकी खुफिया जैसी खरीद करता है। भारत ईरान के साथ तेल को लेकर इनके मध्य अच्छे संबंध है, राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध बहुत मजबूत है। तो इन दोनों के साथ अच्छे संबंध है भारत के। परंतु अभी हाल ही में ईरान ने इसराइल के खिलाफ एक ऑपरेशन नासर शुरू किया गया है, सैन्य अभ्यास है, सैन्य अभियान है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। इसकी अध्यक्षता, भारत की अध्यक्षता में ये 16वां अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन है, जिसका आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया गया है। और ये 5 दिवसीय वैश्विक कार्यक्रम है जो 9 जून से शुरू होकर 13 जून तक चलेगा। ठीक है। और इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य भागीदार देशों के सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक के अंदर जो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित हो रही है 16वीं अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन। इस पे मुख्य चर्चा का विषय कौन कौन सा रहेगा, यानी कोर थीम्स क्या रहेगी? तो इसमें सबसे पहला है खाद्य सुरक्षा को लेकर और पोषण को, जलवायु अनुकूल खेती, लघु किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, और तकनीकी नवाचार के लिए। इन मुख्य विषय पर चर्चा की जाएगी जो 9 जून से लेकर 13 जून तक चलेगी। इस बैठक का 5 दिवसीय बैठक है। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन। अगला सवाल है, महिला सुरक्षा के लिए स्त्री राइड पहल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो महिला की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा एक पहल शुरू की गई है जिसका नाम है स्त्री राइड। महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए स्त्री राइड शुरू की है तेलंगाना सरकार के द्वारा। जून 2026 में तेलंगाना पुलिस के महिला सुरक्षा कोर विंग और परिवहन विभाग ने मिलकर ये अनूठी सेवा का शुभारंभ किया है। कहाँ पर? तेलंगाना में। बात करें इसके उद्देश्य की और योजना की, क्या रहेगा? तो ऑल वुमन फ्लीट रहेगा इसके अंदर, जिसके तहत पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित रहेगी कैब, ऑटो रिक्शा और इलेक्ट्रिक बाइक। ठीक है। इसमें मुख्य रूप से ओला, उबर, रैपिडो और मेवो फ्लीट जैसी जो भी कैब होती हैं उनको केवल महिलाएं चलाएगी। ठीक है, और इनको सिर्फ महिलाएं राइड बुक कर सकती हैं। इसको स्त्री राइड को। बात करें इसकी सुरक्षा के बारे में तो जो भी कामकाजी महिलाएं होती हैं, कॉलेज की छात्राएं और देर रात तक सफर करने वाली महिलाएं, वो बिना किसी डर के यात्रा का विकल्प मिलेगा इनको। तो महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए शुरू की गई है स्त्री राइड तेलंगाना सरकार के द्वारा। अगला सवाल है, अभी हाल ही में सिफरी ईयर 2026 की रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें परमाणु हथियारों के मामले में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को परमाणु हथियारों के मामले में 6ठे स्थान पर रखा गया है विश्व के अंदर। ये सिफरी ईयर 2026 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कुल 9 परमाणु संपन्न देश हैं, जिसमें भारत को रखा गया है 6ठे स्थान पर, क्योंकि भारत परमाणु के मामले में 6ठे स्थान पर आ गया है अभी। बात कर लेते हैं रैंकिंग की, जो परमाणु हथियार के टॉप 10 देश हैं, जिसमें पहला आता है रसिया, जिसके पास है 5420।
सेकंड पे आता है यूएसए जिसके पास है 5042, और थर्ड पे आता है चाइना जिसके पास है 620, और फोर्थ पे आता है फ्रांस जिसके पास है 370, पांचवे पे आता है यूके 225, और छठे पे आता है अपना भारत 190 के साथ। और सेवन्थ की बात कर लेते हैं तो हमने पीछे छोड़ दिया है पाकिस्तान को जिसके पास 180 परमाणु थे। अभी हमारे पास है 190, तो हम इससे आगे निकल गए हैं, छठे नंबर पर आ गए हैं परमाणु हथियारों के मामले के। बात करते हैं सैन्य खर्च में, अभी पांचवा स्थान रहा था भारत का दुनिया में। 2025 के रक्षा बजट में उनको बढ़ाकर $192.1 इसका रक्षा बजट रखा गया था भारत ने। तो सैन्य मामले में पांचवें स्थान पर आ गए हैं। अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गए हैं जिसके पास जमीन, हवा और पानी यानी तीनों जगहों से परमाणु हमला करने में सक्षमता हासिल है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भारत के पास 190 परमाणु हथियार हो गए हैं और छठे नंबर पे आ गया है भारत परमाणु हथियार के मामले में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये रिपोर्ट सिपरी जारी करता है, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची किस राज्य से संबंधित है? तो तेजपुर लीची की बात करें तो इसका संबंध हो जाएगा आसाम से। अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है असम की तेजपुर लीची को, जो मुख्य रूप से असम के सोनितपुर जिले के तेजपुर क्षेत्र में उगाई जाती है। तेजपुर लीची की खेती के इतिहास में करीब 100 वर्ष पुराना है। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1923 में पद्मानाथ कोहान बरुआ के द्वारा। इसका पहला बागान स्थापित किया गया था 1923 के अंदर तेजपुर लीची का। ठीक, बात करें प्रसिद्ध शाही लीची की तो ये बिहार के मुजफ्फरनगर से संबंधित है, इसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना, यह है तेजपुर लीची जो असम से संबंधित है, और शाही लीची पूछे तो बिहार से संबंधित। बात कर लेते हैं 2026 में मिले नवीनतम जीआई टैग की। इसमें सबसे पहला था नागौरी अश्वगंधा जो राजस्थान से संबंधित है। अगला है युवामथली चावल जो तमिलनाडु से, मथुरा जरी ड्रेस उत्तर प्रदेश से, पौड्रू खाद्य आंध्र प्रदेश, कविदपट्टी नट्टू सकौरा ये तमिलनाडु से, वयूर सूती साड़ी ये भी तमिलनाडु से है, और अगला है नमकल मक्कल्स पतिरागल्स ये भी तमिलनाडु से। तो सबसे ज़्यादा इस बार तमिलनाडु को जीआई टैग प्राप्त हुए थे। ठीक है, बात करें वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग है, 70+ जीआई टैग है और पहले स्थान पर है। दूसरे पे आता है तमिलनाडु जिसके पास 69 जीआई टैग है, और ये दूसरे स्थान पर आता है जीआई टैग के मामले में भारत में। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तेजपुर लीची के बारे में पूछे तो ये असम से संबंधित है, इनको अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ डे है। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मंदन राय किस उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है? और याद बताना क्या रहेगा राइट आंसर। ये प्रथम है उस उच्चतम न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में, महिला के रूप में। ठीक है, तो मीनाक्षी मंदन राय है। क्या रहेगा राइट आंसर बताना। ये क्वेश्चन हमने करवा रखा है अपनी करंट अफेयर की, डेली करंट अफेयर की क्लास में, तो इसका आंसर कमेंट करना। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में मॉर्निंग ठीक 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।